आदिवासियों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, ये हुआ, हमारे मोबाइल, गाड़ी ये सब जब्त कर ली जाती है। इसलिए बहुत सारे कागज और प्रमाण उनके पास हैं। अभी से रो रहे हैं कि हमारी सरकार मांग पूरी कर दें। जगह जमीन हमारी छीन लिया, हमारे बच्चन को सब छीन लिया है, तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। एक तरफ महिलाओं के गले में फांसी का फंदा है तो दूसरी तरफ पुरुषों ने खुद को सूली पर बांध रखा है। कुछ पुरुष, कुछ महिलाएं कमर के ऊपर तक पानी में डूबे खड़े हैं, कुछ चिताओं पर लेटे हुए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के नाम पर जमीनें तो ले ली गई लेकिन मुआवजा दिया नहीं, या दिया तो पर्याप्त नहीं दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीते 13 दिन से आदिवासी किसान आंदोलन कर रहे हैं। जय किसान संगठन के अमित भटनागर 10 दिन से अनशन पर हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक सुध लेने की जहमत नहीं उठाई। प्रशासन की तरफ से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया गया है कि हमने तो मुआवजा दे दिया है। आज इन्हीं किसानों की बात लल्लन टॉप शो में करेंगे, जानेंगे क्यों ये 13 दिन से पानी में डूबे खड़े हैं, क्यों इन्हें सूली पर लटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्या वाकई इन्हें मुआवजा मिला है, और इस आंदोलन पर सरकार का, प्रशासन का क्या कहना है। इसके बाद बात करेंगे सोनम वांगचुक की। उनके अनशन का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और ममता बनर्जी के एक और साथी ने उन्हें टाटा बाय बाय बोल दिया है। ये खबर भी आपके सामने रखेंगे। सभी खबरों पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं अभिषेक। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. मध्य प्रदेश के कटनी से केन नदी निकलती है। पन्ना और छतरपुर से होकर बहती हुई उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में मिलती है। एक और नदी है जिसका नाम है बेतवा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। विदिशा, सागर, टीकमगढ़ और उत्तर प्रदेश के झांसी, हमीरपुर से होकर ये बहती है और अंत में यमुना में मिलती है। सरकार का प्रोजेक्ट है कि इन दोनों नदियों को मिला दिया जाए, जिससे बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित जिलों को पानी मिल सके। सिंचाई, पेयजल और बिजली बनाने के लिए ये पानी काम आएगा, ऐसा सरकार का मानना है। इसके लिए दोनों नदियों को जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने के लिए सरकार को चाहिए ज़मीन। इसी प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने मध्य प्रदेश के छतरपुर के किसानों से ज़मीनें ली हैं और इन्हीं किसानों ने सरकार के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा। आरोप है कि मुआवजा नहीं दिया गया, ज़मीनें ले ली गई, घरों पर बुलडोज़र चला दिए गए, कुछ को मुआवजा मिला, कुछ को कम मिला और कुछ किसानों को मिला ही नहीं। जब हमारे तक एक कौनी मिले, न हमारे पति के, न हमारे बच्चन के, न हमारे जमीन भर को आओ और खेत में हमारा मकान बनो है, न मकान को दो, न पैकट राशि दई, जमीन भर को दो। इसे हम यहाँ ये लटके हैं कि सरकार हमारी मांग पूरी करे या दे, या नहीं तो हम यहीं मर जाएंगे। आरोप है कि अब भी बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्रशासन का दावा है कि सबको मुआवजा दे दिया गया। आंदोलन कर रहे कुछ लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ज़मीन के एवज में जितना पैसा हमें दिया जा रहा है उससे दूसरी जगह बसना, घर बनाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये सब संभव नहीं हो पाएगा। मुआवजा राशि बढ़नी चाहिए। लेकिन उससे भी गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार का। किसानों के आरोप हैं कि जिनकी आजीविका ज़मीन से चल रही थी, जिनके पास इकलौता उनका घर था, उनको मुआवजा नहीं मिला, जबकि कुछ ऐसे लोगों को मुआवजा दे दिया गया जो अब वहाँ रहते भी नहीं हैं, उनकी ज़मीन भी नहीं है। ये आंदोलन हम लोगों को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा भयंकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अपात्र लोगों को पात्र ठहराया जा रहा है। 400 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार अधिकारियों द्वारा कर लिया गया। जिन लोग प्रभावित थे, प्रभावितों को मुआवजा बहुत कम मिला है। अपात्र लोगों के नाम अधिकारियों की मिली भगत से जोड़े गए हैं, जिनको एक मोटी मलाई मिली हुई है, जिनके मकान वहां पर नहीं है, उनको बड़ा पैसा दिया गया है, बड़ी राशि दी गई है, जबकि जिनके मकान वहां पर हैं उनको बहुत कम मुआवजा दिया गया है। जिनके कुएं हैं और लोगों के मकान बिगर नोटिस दिए, बिगर मुआवजा दिए गिरा दिए गए हैं। इस बारिश भरे मौसम में 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और
अपने घर के लिए बिना घर के किसी भी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था के बड़ी परेशानी में जीने को मजबूर हैं। कई लोग बीमार हो गए हैं। कुछ किसानों का आरोप है कि जमीन लेने से पहले उनसे बात तक नहीं की गई। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का पालन नहीं किया गया। जिनके घर तोड़ने थे उन्हें उचित समय नहीं दिया गया और फिर जहां पर पुनर्स्थापित किया गया वहां मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। किसान आरोप लगाते हैं कि अपने घरों में वो आराम से रह रहे थे, अब दर दर भटकने को मजबूर हैं। आंदोलनकारी दावा कर रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हुए हैं। ये बारिश का मौसम है, आखिर ये लोग कहाँ जाएं इस मौसम में। और तो और खेती की ज़मीन छीनने के बाद कई परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। और ये किसान पहली बार ऐसा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले इन्हीं लोगों ने अप्रैल में भी प्रदर्शन किया था, तब भी मसला मुआवजे का ही था। अब भी मसला वही है, या कहें तो अब और ज़्यादा गंभीर हो गया है। प्रशासन ने तब समझा बुझाकर किसानों का आंदोलन खत्म करवा दिया था, लेकिन मांगे पूरी न होने पर आंदोलन फिर से खड़ा हो गया। केंद्रीय लिंक परियोजना से हम लोगों का 2022 से प्रदर्शन जारी है और इसके साथ साथ इन प्रदर्शन में महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं पर लगातार अत्याचार किया गया। जो आंदोलनकारी उन पे फर्जी केसेस लगाए गए, प्रभावितों पे फर्जी केसेस लगाए गए हैं और ये आंदोलन हमारा अब अनिश्चितकालीन है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस बार ये आंदोलन जय किसान संगठन के अमित भटनागर की अगुवाई में चल रहा है। अमित 10 दिन से आमरण अनशन पर हैं। उनकी तबीयत भी बीच बीच में बिगड़ रही है, लेकिन किसानों में जोश भरते हुए अमित कहते हैं कि मर जाएंगे लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होती अनशन नहीं तोड़ेंगे। इस बीच आंदोलनकारियों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन देर रात पुलिसकर्मी धरना स्थल पर आते हैं और उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। कल मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। वो पहले बड़े नेता हैं जो धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने किसानों का समर्थन किया और सरकार से किसानों की मांग पूरी करने के लिए कहा। प्रशासन और सरकार इनको हमेशा बेवकूफ बनाती है, बार बार इनको कहती है कि हम आपको मुआवजा दे देंगे। लोग आवेदन कर रहे हैं लेकिन इनको आवेदन की बजाय इनके पे केस लादे जा रहे हैं। झूठी शिकायतें हो रही, लाठी पड़ रही। 80 साल की एक बुजुर्ग महिला पे कितनी लाठी मारी उस महिला ने बयान किया, बुजुर्ग मां ने। मैं समझता हूं कि ये सरकार की बड़ी बर्बरता है और इस प्रकार अमानवीय रूप से अगर कोई अपने जमीन की बात कर रहा है, अपने हक की बात कर रहा है, जो कई सालों से उस पर रहते आ रहा, तो ये बेइंसाफी है इन लोगों के साथ। मैं समझता हूं कि सरकार इनकी मांगों पर विचार करेगी। इनके सर्वे जो गलत हुए, जो इनको पैसा नहीं मिल पाया, हम चाहते हैं कि इन लोगों की मांगे पूरी हो। उमंग सिंघार के साथ कांग्रेस के कुछ पूर्व विधायक भी धरना स्थल पर पहुंचे। प्रशासन पर यह सवाल भी उठाया कि 12 दिनों से आंदोलन कर रहे लोगों के लिए अब तक भोजन, पीने का पानी और मेडिकल जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं भी क्यों नहीं की गई। यहाँ एक बात गौर करने लायक ये भी है कि इस आंदोलन में सिर्फ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की जमीन वाले किसान नहीं है, इसमें मझगांव और रुंझ सिंचाई परियोजना से प्रभावित लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके भी यही आरोप हैं कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला। इस पूरे आंदोलन पर सरकार की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने इस आंदोलन को लेकर प्रशासन का पक्ष रखा है। द हिंदू से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो केन बेतवा परियोजना से प्रभावित नहीं है। उन्होंने कहा इस समय करीब 100 लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वे सभी पन्ना जिले के हैं। इन पर केन बेतवा परियोजना का असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि वे दूसरी 2 सिंचाई परियोजना यानी मझगांव और रुंझ से प्रभावित हैं। उनकी मांग है कि उन्हें भी केन बेतवा परियोजना जैसा पुनर्वास पैकेज मिले। दोनों जिलों के अधिकारियों की टीम उनसे बात करने के लिए भेजी गई है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। जिला कलेक्टर का कहना है कि अप्रैल में हुए प्रदर्शन के बाद दोबारा सर्वे कराया गया था। इसके बाद मझगांव और रुंझ परियोजनाओं के पुनर्वास प्लान में करीब 750 परिवारों को और जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते राज्य कैबिनेट ने मझगांव और रुंझ परियोजनाओं के पुनर्वास पैकेज में करीब 300 करोड़ रुपए बढ़ाने का फैसला किया। इसके तहत मुआवजे की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 12.5 लाख रुपए कर दी गई। ये जानकारी प्रदर्शनकारियों को दे दी गई है और उनसे कहा गया है कि वो अपनी मांगे पन्ना प्रशासन के सामने रखें। कलेक्टर ने यह भी कहा कि कुछ स्थानीय कार्यकर्ता गांव वालों को गुमराह कर रहे हैं और केन बेतवा परियोजना की जगह का इस्तेमाल प्रदर्शन के लिए कर रहे हैं। उनके मुताबिक जो मांगे अभी तक उठाई जा रही हैं वे सही नहीं है। किसानों की बात हमने सुनी और प्रशासन क्या कह रहा है ये भी सुना, पर दोनों के बीच एक गतिरोध नजर आ रहा है। वजह क्या है? आखिर बात क्यों नहीं बन पा रही?
केन बेतवा लिंक परियोजना के आदिवासी प्रदर्शनकारी किसानों और प्रशासन के बीच बात इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि आदिवासी प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि उनके सभी सदस्यों को उचित मुआवजा दिया जाए। अभी जो मुआवजा दिया गया है वो आधे अधूरे लोगों को दिया गया है, उसमें भी पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया। इसके साथ ही उनके जो ज़मीनें छीन ली गई हैं, यानी कि ज़मीनों को जो ले लिया गया है प्रशासन ने, उसके एवज में उन्हें कहीं और विस्थापित नहीं किया गया। ये दो बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर ये सभी आदिवासी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर प्रशासन की बात करें तो छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने पिछले दिनों मीडिया को दिए इंटरव्यू में स्पष्ट कर दिया कि हमने 100% सभी आदिवासी किसानों को मुआवजा दे दिया है। अब किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं बची है। यही वजह है कि दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा है और आदिवासी किसान लगातार अपने मांग को लेकर प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। अब जरा एक नज़र इस पूरे प्रोजेक्ट पर डालते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है। जैसा नाम से ही जाहिर है कि केन नदी का पानी बेतवा नदी तक पहुंचाना है। दोनों नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। इसके लिए 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर बनाई जाएगी, जिसमें 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से हर साल 10,62,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इसमें 8,11,000 हेक्टेयर भूमि मध्य प्रदेश की और 2,51,000 हेक्टेयर भूमि उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा करीब 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा, यह भी दावा है। परियोजना से 103 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक और 27 मेगावाट सोलर एनर्जी बनाने का भी लक्ष्य है। यह प्रोजेक्ट 1980 में आई नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान की पहली परियोजना है। दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाऊ धन बांध की आधारशिला रखी थी। ये बांध 2031 मीटर लंबा और 77 मीटर ऊंचा होगा। ये पूरा प्रोजेक्ट बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। इससे मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिलों और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों को सिंचाई और पीने का भरपूर पानी मिलने का दावा किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह परियोजना भविष्य में देश की दूसरी नदी जोड़ो परियोजनाओं का भी रास्ता खोलेगी। दोनों नदियों के जुड़ने से कितना लाभ होगा, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। इस सब के बीच प्रोजेक्ट में कुछ नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगा है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस में जो शर्तें रखी गई थी उनका पालन नहीं हुआ। मई 2017 में स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस और अक्टूबर 2023 में स्टेज 2 की मंजूरी मिली थी। दोनों चरणों में पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और प्रभावित लोगों के पुनर्वास से जुड़ी कई ज़रूरी शर्तें रखी गई थी। कई शर्तें कॉमन भी थीं। 2017 और 2023 में मिली फॉरेस्ट क्लियरेंस की कॉमन शर्त थी कि जो पेड़ काटे जाएंगे उनके बदले वृक्षारोपण करना होगा। इसके लिए गैर वन भूमि पहले ही सेलेक्ट कर वन विभाग को सौंपी जाए और भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत से आरक्षित वन घोषित किया जाए। यही प्रावधान स्टेज 2 क्लियरेंस में शर्त नंबर 2 के रूप में भी शामिल किया गया। इसके तहत पन्ना टाइगर रिजर्व के पश्चिम में 6,809 हेक्टेयर गैर वन भूमि को वन क्षेत्र में शामिल करना था, जिसमें 6,017 हेक्टेयर भूमि को टाइगर रिजर्व का हिस्सा बनाया जाना था। लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 29 मार्च से 14 जून 2024 के बीच संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी किए। 19 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई प्रोजेक्ट की 6ठी समीक्षा बैठक में पन्ना टाइगर रिजर्व के तत्कालीन फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि भूमि का रिकॉर्ड में हस्तांतरण और म्यूटेशन हो चुका है, लेकिन वन विभाग को अब तक उसका कब्जा नहीं मिला। कब्जा न मिलने की प्रमुख वजह यह है कि कई जगहों पर प्रभावित परिवारों का पुनर्वास ही अब तक पूरा नहीं हुआ है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के फॉरेस्ट क्लियरेंस की दूसरी कॉमन शर्त थी कि मुख्य वन क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार का पावर प्लांट या पावर हाउस नहीं बनाया जाएगा। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंध के बावजूद केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट प्राधिकरण यानी KBLPA पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर 78 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव आगे बढ़ा रहा है।
भास्कर ने पर्यावरणविद हिमांशु ठक्कर के हवाले से कहा है कि प्रोजेक्ट के आधिकारिक नक्शे में अब भी पावर प्लांट का प्रस्ताव दर्ज है। ऐसी ही एक और शर्त थी कि मंजूरी मिलने के 12 महीने के भीतर प्रोजेक्ट एरिया के सभी गांव वन विभाग को सौंपने जरूरी थे। इसके लिए प्रभावित परिवारों का पुनर्वास और पुनर्स्थापना पूरा होना यह काम जरूरी था। यह प्रोसेस तय समय सीमा में पूरा नहीं हो सका। नतीजा सामने है, आदिवासी किसान पानी में डूब रहे हैं, फांसी पर लटक रहे हैं। उम्मीद है गतिरोध टूटेगा, किसानों की बात सुनी जाएगी और उनकी समस्याओं का निवारण भी किया जाएगा। पहली सुर्खी, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 18वां दिन है। उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। सोनम की सेहत को लेकर कोर्ट भी सक्रिय हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। सोनम वांगचुक की सेहत पर जवाब मांगा। दोनों सरकारों को गुरुवार सुबह तक जवाब देना है, जिसके बाद अगली सुनवाई होगी। सोनम वांगचुक का वजन करीब 9 किलो घट चुका है। उनकी तबीयत और न खराब हो, इसके लिए लोग कोर्ट पहुंच गए। सामाजिक कार्यकर्ता और वकील राकेश कुमार सैनी ने याचिका दायर की। सोनम को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराए जाने की मांग उन्हें ज़रूरी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराने की भी की और ज़रूरत पड़े तो उन्हें फोर्स फीडिंग के जरिए फ्लूइड्स, विटामिन और अन्य ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देने की भी मांग की गई। उधर सोनम वांगचुक की मुहिम को सपोर्ट करने नेता जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। कल सपा सांसद प्रिया सरोज पहुंची थी, आज नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचे। कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट अभी नहीं मिला है, लेकिन उनके सांसद प्रशांत पडोले आज जंतर मंतर हो आए। कॉकरोच जनता पार्टी को पहले दिन से सपोर्ट कर रहे शशि थरूर ने आज खुली चिट्ठी लिखी, सरकार से संवाद और सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल तोड़ने की अपील की। अगली सुर्खी, ईडी ने टीएमसी विधायक मदन मित्रा की पत्नी और बेटों को कल बुलावा भेजा। आज मदन मित्रा टीएमसी के बागी गुट में चले गए, वही गुट जो चुनाव की हार के बाद टीएमसी से अलग होकर बना है, वही जिसकी कमान ऋतुव्रत बनर्जी के हाथों में है। मदन मित्रा बागियों के साथ जाते ही बोले, मैं टीएमसी में ही हूँ, बस एक कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में पैर रख रहा हूँ। ऋतुव्रत बनर्जी ने मदन का अपने गुट में स्वागत किया। बोले, मदन मित्रा वरिष्ठ नेता हैं, उनके आने से साबित है कि असली टीएमसी हम ही हैं। 71 साल के मदन मित्रा की पॉलिटिक्स यूथ कांग्रेस से शुरू हुई, वहीं उनकी दोस्ती ममता बनर्जी से हुई। तब ममता बनर्जी बंगाल में यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी। 1998 में जब ममता ने टीएमसी बनाई तो वो उनके साथ हो गई, तब से अब तक उनके साथ ही थे। 2011 में टीएमसी जब सत्ता में आई तो मदन मित्रा को खेल और परिवहन मंत्री का जिम्मा मिला। हालांकि शारदा चिट फंड मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। जमानत मिलने से पहले उन्होंने 22 महीने जेल में बिताए थे। लेकिन अब 4 जून को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सब कुछ बदल गया। ममता राजनीतिक रूप से घिर चुकी हैं। उनके 80 विधायकों में से 60 ने बागी गुट के समर्थन की बात कही है। पार्टी के इस हाल के लिए मदन मित्रा ने टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि उन्हें ईडी से ज़्यादा डर अभिषेक बनर्जी से लगता है। ईडी तो पूछताछ करेगी, लेकिन अभिषेक कहीं फेंकवा देंगे। शेष सनद रहे, मदन के परिजनों को कथित नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। 22 और 23 जुलाई को ईडी ने अपने दफ्तर बुलाया है। ईडी ने मदन मित्रा के घर और दफ्तर की भी तलाशी ली। चलते चलते एक ज़रूरी सूचना, लल्लन टॉप आपके लिए यूपी बुलेटिन नाम से एक नया शो लेकर आ रहा है, जिसमें यूपी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको देखने के लिए मिलेगी। ये शो सोमवार से शुक्रवार रोज़ रात में 8 बजे लल्लन टॉप यूपी यूट्यूब चैनल पर आएगा। आज के शो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो शो देखिए और अपना फीडबैक दीजिए। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।